बाखमुट में यूक्रेनी सेना और वैगनर ग्रुप में भीषण जंग। मोटार से एक दूसरे पर गोले बरसाते हुए नजर आ रहे हैं सैनिक। दोनों के बीच वॉर का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। यह आपको बता दें, ये देखिए ये तमाम शॉट्स, ये तमाम वीडियो जो इस वक्त आपके सामने है, और इसमें आप देखिए साफ समझ में आ रहा है कैसे वैगनर ग्रुप जो कि रूसी सेना के लिए युद्ध मैदान में है। और बाखमुट की अगर बात की जाए तो यहां पर मोर्चा वैगनर ग्रुप ने ही संभाला हुआ है। और आइए अब देखते हैं कि बाखमुट की रियल पिक्चर कितनी धुंधली है। कैसे दोनों तरफ से दावे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन असली हालात वहां पर क्या है, ये अभी कोई भी बड़े दावे के साथ नहीं बता सकता। बाखमुट की रियल पिक्चर वहां पर क्या है, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाखमुट को लेकर यूक्रेन का कुछ अपना दावा है, रूस का अपना दावा है। इस इलाके में कब्जे की कोशिश में लगातार रूसी फौज लगी हुई है। अब आपको बिग वॉल के जरिए आप समझाते हैं कि दावों की बौछार क्या क्या हो रही है। ये देखिए, बाखमुट की असल तस्वीर दुनिया के सामने अभी तक नहीं आई है, सिर्फ दावे ही सामने आ रहे हैं। रणनीतिक लिहाज से अहम है, याइने गांव पर भी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। दोनों ही देश याइने गांव पर अपने कब्जे का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में बाखमुट में ही अब तक सबसे अधिक खून खराबा देखने को मिला है, और एक साल के बाद अब यहां पर ऐसी और भयानक तस्वीर और सामने आ रही है। हालात इतने भयावह हैं कि इलाके में अब सिर्फ 5000 लोग ही बचे हैं। सोचिए कि सिर्फ 5000 लोग, बाकी आबादी का पलायन हो चुका है। जंग से पहले यहां की आबादी लगभग 7000 के करीब थी, 70000 के करीब थी। सोचिए इतने लोग यहां से जा चुके हैं। बाखमुट की जंग में वैगनर फोर्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है। तो ये वहां की तस्वीरें हैं, ये वहां के रियल पिक्चर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि इस जगह पर उनकी पकड़ मजबूत हुई है। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ हैं एयर कमांडर एसपी सिंह जी, मेजर जनरल हमारे साथ एसपी सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, ब्रिगेडियर सदेंदु जी हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले एसपी सिन्हा सर आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मनीष झा, मैं आऊंगा एसपी सिन्हा सर, लेकिन मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, बाखमुट की रियल पिक्चर क्या है? रूस और यूक्रेन के दावों से अलग, चूंकि आप उस इलाके में हैं, वहां के रियलिटी को आप देख रहे हैं और हम तक तस्वीर भी भेज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बाखमुट की रियल पिक्चर तो कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। मैं बाखमुट शहर में एंट्री की कोशिश हो रही थी मेरी, और लेकिन रूसी सेना ने मुझे रोक दिया। हम लोग डोनेट्स्क से निकल के गोरलोवका से आगे बाखमुट में जब घुस रहे थे तो उनका कहना था कि वहाँ बहुत रिस्की है, वो मुझे शहर के अंदर घुसने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी वो आज अगर मैं जाऊँ तो आज उनसे मेरी मुलाकात होगी या नहीं, इस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे शहर के बाहर ही रहने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में बाखमुट वो जगह है जहां पर सबसे भीषण संघर्ष हो रहा है। वो संघर्ष जहां पर कब किसका पलड़ा भारी है, किसी स्ट्रीट में रशियन फोर्स का पलड़ा भारी हो जाता है तो किसी स्ट्रीट में यूक्रेनियन फोर्स का पलड़ा भारी हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि शहर को चारों तरफ से, क्योंकि शहर को लगभग मैं चारों तरफ से मैंने कोशिश की थी, तो चारों तरफ से रशियन फोर्सेस ने घेर रखा है। तो ये अभी वहां पर ग्राउंड रियलिटी है, बिल्कुल हम लोग देख। अच्छा मनीष, क्योंकि इस वक्त आप मनीष आपने जो आंखों देखी, आप बाखमुट तक गए और अभी इस वक्त आप खुद डोनबास से मौजूद हैं, वो इलाका जो कि अब रूस के कब्जे में है, वहां की कुछ तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या हालात है वो जरा बयां करिए आप। बिल्कुल, देखिए मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, और इस दरमियान मैं अब आपको बता दूं हालात का आलम यह है करुणा की यहाँ सबसे पहले तो आपको मैंने बताया ये कि पानी नहीं है। पानी नहीं है तो आज दूसरा दिन है, मेरे पास खुद पानी नहीं है, मेरे कैमरा सहयोगी के पास भी पानी नहीं है, हमारे पास मुश्किल से 5 लीटर पानी है। इसी में आप समझिए कि सब कुछ आपको दैनिक क्रियाक्रम करने हैं और इसी तरह से सर्वाइव करना है। तो कहने के लिए आप कहीं 5 स्टार होटल में भी रुक जाए, लेकिन हकीकत यही है कि आपके पास ब्रश करने को भी पानी होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। नदी का पानी का अगर मैं इस्तेमाल करने के लिए सोचूं तो नदी का पानी बर्फ़ बना हुआ है। तो लेकिन
ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये समस्या इस 10 लाख लोगों की ये समस्या है जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी आर्थिक आमदनी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जीवन में हर चीज़ का संकट का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो पानी हो या फिर आसमान से गिरते हुए बम बारूद हो। बहुत ही साहसिक रिपोर्टिंग आपकी ओर से, आपके कैमरा सहयोगी की ओर से लगातार हम देख रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ज़ेलेंस्की का पुतिन को लेकर सनसनीखेज दावा सामने आया, अपने करीबियों के हाथों मारे जाएंगे पुतिन। ये कोई और नहीं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से मुश्किल में है पुतिन से छुटकारा पाना चाहेंगे उनके ही करीबी, और ऐसे में उनकी हत्या की जा सकती है। ये बड़ी बात कही गई है ज़ेलेंस्की की ओर से। तो अब आप देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पुतिन को लेकर ऐसा कुछ कहा गया हो, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की दावे के साथ ये बोल रहे हैं कि दरअसल जो पुतिन से उनके करीबी है वो ही बेहद खफा है, और वो ही इस पूरे प्लान को रचते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे पुतिन को मारना है, कैसे हत्या करनी। तो आइए देखते हैं कि पुतिन की हत्या को लेकर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, उनके दावे क्या है। अपने ही कर देंगे पुतिन का मर्डर, क्या बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की? पुतिन को आखिरकार उनके करीबी ही मार डालेंगे, सोर्स क्या है? पश्चिमी मीडिया में ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू, आसपास के लोग ही पुतिन से छुटकारे का अब उपाय खोजेंगे, ये दावा ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब मांसाहारी दूसरे मांसाहारी को खा जाएगा, ये इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा। ऐसा करने वालों के पास हत्यारे की हत्या की वजह होगी। तो पुतिन बहुत बड़ा दावा, ज़ेलेंस्की बहुत बड़ा दावा पुतिन की हत्या को लेकर कर रहे हैं। पुतिन की हत्या होगी, लेकिन कब होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगी, इस बात को लेकर पुख्ता दावा कर रहे हैं। सब कुछ इतना गुप्त होगा कि पुतिन को पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। ये सब एकदम अचानक से होगा और पुतिन बच नहीं पाएंगे इस पूरी साजिश में। और क्या बड़ी बात आ रही है, रूसी फौज और वैगनर के बीच दरार पैदा होगी। खैर, यह हम लगातार देख भी रहे, काफी विरोधाभासी जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से रूस में भी आपसी असंतोष बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ज़ेलेंस्की का यह पूरा दावा, और इस दावे के साथ ये तमाम बातें आधार के तौर पर रख रहे हैं पुतिन की हत्या को लेकर। प्रतिमा के पास कुछ और जानकारी है, प्रतिमा बताइए। बिल्कुल, आगे अपने मेहमानों से इस पर खास चर्चा करें उससे पहले ज़ेलेंस्की जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हत्या के दावे कर रहे हैं, उससे कुछ गंभीर सवाल जरूर उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। क्या हत्या की भविष्यवाणी कर ज़ेलेंस्की पुतिन विरोधियों को उकसा रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या इस बयान के पीछे पुतिन को दबाव में लाने की कोई रणनीति है क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही क्या ज़ेलेंस्की का यह बयान उनकी हताशा को भी जाहिर करता है? यह बड़ा सवाल है। सिन्हा सर, ये भी क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा आपको नजर आता है, या इसमें कोई सच्चाई नजर आती है? क्योंकि युद्ध की शुरुआत में ही ऐसे कई सैंक्शंस लगा दिए गए थे, जिसके बाद अगर कुछ होना होता तभी हो जाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि महाकाल ने जो पुतिन का डोजियर है उनके साथ शेयर कर लिया है। तो अब लगता है ज़ेलेंस्की को पता चल रहा है कि महाकाल ने इनके पुतिन की हत्या की सोच कर ली है। तो ये सब खाली प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उसके कई बिंदु हैं। बिंदु नंबर 1 कि ये पुतिन को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में डाल दो कि वो थोड़ा कॉशियस हो जाए। जब वो कॉशियस होगा तो जिस बोल्ड तरह से साहस के साथ वो हुक्म दे रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उस पर थोड़ा अंकुश लगे। तीसरा, ये मिस इन्फॉर्मेशन रूस के अंदर कुछ ऐसी तत्व हैं जो पुतिन के खिलाफ है, जो नहीं चाहते ये जंग चले, उनको बल देने के लिए। तीसरा चीज़ है ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। चौथा चीज़ है ये सब इन्फॉर्मेशन खाली वेस्ट बोलता है, रूस का तो कोई सोर्स है नहीं। तो इस वॉर में, फॉग ऑफ वॉर में कौन क्या बोल रहा है, क्या प्रूफ है? अब बागमुत का उदाहरण। चलिए, इसी से जुड़ी सर एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की के 2 पूर्व करीबियों का सनसनीखेज बयान भी सामने आया है। तानाशाही पर उतर आए हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। बाकी तानाशाहों की तरह मौत ही उनका अंजाम होगा। ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार लियोनिद कुचमा ने यह बड़ी बात कही है। उनके करीबी ओलेग सोस्किन भी ज़ेलेंस्की से खफा है। अब देखिए, अब ये खबर आ रही थी कि पुतिन को अपनों से ही खतरा है। अब खबर यह है कि ज़ेलेंस्की को भी अपनों से ही खतरा है। अब एसपी सिंह सर, अब ये क्या, अभी तो हमने ये देखा कि पुतिन के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि उनको अपने ही मार देंगे। अब ज़ेलेंस्की के पूर्व सहयोगी कह रहे हैं कि ये भी वही मौत मरेंगे। देखिए, अब ये जो वॉर है, बड़ी अच्छी बात जनरल सेना ने बोली थी कि ये जो प्रेशर डाला जाता है थ्रू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सदियों से चला रहा है। अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। कभी लीफलेट ड्रॉप की जाती पुराने ज़माने में, आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ किया जाता है। तो ये एक बड़ा संभव है कि ये अगेन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है।
जो करा जा रहा है, यस ये बात माननी पड़ेगी। इनके बारे में तो 1.5 साल से सर इस तरह की खबरें आ रही हैं। एब्सोल्युटली। और ये जो है ये प्रेशर हमेशा रहा, इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ खेमा ऐसा होता है जो खफा रहता है, वो इन चीज़ों को पर इस लेवल तक जाके करना, आप ये मान के चलिए कि दोनों देश के प्रेसिडेंट हैं, बड़े सिक्योर हैं। मैं से एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ, जेलेंस्की ने जो ये बयान दिया है वेस्टर्न मीडिया को, ये एक दर्शाता है कि वो एक अच्छा डिप्लोमेट नहीं है। आप देखिए थ्रू आउट इस वॉर में कहीं भी पुतिन ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। जबकि जेलेंस्की जो है एक तरह से अभी उनको पहली बार पावर मिली है तो एक बौखला गए हैं, तो बौखलाहट में एक स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन ठीक है। तो दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं और इस बीच देखिए हम मनीष का भी रुख करेंगे इस पूरे सवाल को लेकर, क्योंकि वो तो मॉस्को वॉर जोन सब कुछ बेहद करीब से लगातार देख रहे हैं। क्रेमलिन तक के अधिकारियों से मुलाकात उनकी हुई है। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, वॉर जोन से डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना की हैरान कर देने वाली करतूत, घायलों की मदद करने पहुंची है मेडिकल टीम पर हमला हुआ। ये आप देखिए, यूक्रेनी सेना ने MLRS से एम्बुलेंस को उड़ा दिया। तो ये तस्वीर आपके सामने, और देखिए वॉर में ये सब कुछ हो रहा है, हालांकि बेहद दुखदाई, क्योंकि जो घायल हैं उन्हें लेने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस पहुंची हुई थी, लेकिन इन सब के बीच किस तरह से धमाका करके यूक्रेनी सैनिकों ने इसको उड़ा दिया। क्या बोलेंगे, पहली बार ऐसा नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है जिसमें हमने देखा कैसे अमानवीय तरीके से कई कृत्य सामने आए। और एक और तस्वीर जो तस्दीक कर रही है इस बात। देखिए, युद्ध का हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि युद्ध में एक नैतिक चेहरा नहीं होता है, मॉरल फेस नहीं होता है, और अंत जो उद्देश्य ही मुझे लगता है प्रमुख होता है। तो वो ये उसी का एक हिस्सा है कि जो अभी आप बता रहे हैं कि जो रेस्क्यू होने वाली तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं, सबसे पहले वो बैटल ग्राउंड है, और इस बैटल ग्राउंड में उनको जो भी लगता है कि सही है वो वही करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा जेलेंस्की पर आना चाहता हूँ, अभी आप सॉल्व कर रहे थे। देखिए, जेलेंस्की ये वो आदमी है जो 1 साल पहले इसी डेट को 26 फरवरी 2022 को उन पर कहा जा रहा था कि कहाँ जाने वाले हैं, आज क्या उनका अंतिम दिन है, और खुद आकर के मन से ये बोलते थे कि मुझे बचा लो अमेरिका। आज वो व्यक्ति 1 साल बाद ये कह रहे हैं कि अब पुतिन के जान को खतरा है। तो इस तरह से समय बदलता है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में इतना प्रीमेच्योर लीडर आज तक कहीं नहीं हुआ जितना कि जेलेंस्की है। जी, इस बीच बड़ी खबर का पहले रुख करें, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। रूसी सैनिकों को युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बड़ा अपडेट है। बड़ी संख्या में सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है रशिया। रूसी सैनिकों ने BMP-2 टैंक के साथ ट्रेनिंग की है। रूसी सेना ने बाकायदा इस ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया है। पहले आप तस्वीरें देखिए। गर्देंदु सर, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही है, क्या लगता है आपको युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी हथियारों की सप्लाई बदस्तूर जारी? देखिए, युद्ध तो एक स्टेलमेट की स्थिति में पहुंचा हुआ है। जब तक इसमें एक टैक्टिकल बैटल से निकल के आप ऑपरेशनल या स्ट्रेटजिक लेवल पे नहीं जाएंगे, और जब तक आप किसी कंट्री के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट नहीं करेंगे, इस युद्ध का रिजल्ट निकलना मुश्किल है। ये जो टैक्टिकल बैटल फील्ड की लड़ाई है, जैसे बाखमुत पिछले 1 महीने से बहुत रेजिस्टेंस दे रहा है, दोनों की सेनाएं वहाँ पे एक स्टेलमेट की सिचुएशन में है। मेरा मानना है कि अगर रशिया को बाखमुत में कैप्चर करना है तो उसको अपनी थोड़ी सी रणनीति को बदलना पड़ेगा। बाखमुत को उसने चारों तरफ से घेर रखा है, उसके आसपास के इलाके को और कैप्चर करें जिससे कि बाखमुत अनटेनेबल हो जाए डिफेंडर्स के लिए, यूक्रेन के लिए, और फिर उसको कैप्चर किया जा सकता है। एज इट इज़ वहाँ पे संख्या 5000 के आसपास है, सिर्फ सैनिक ही सैनिक हैं। तो इस इलाके से एक्सपेंड करें, उसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ से घेर के आसपास के इलाकों को कैप्चर करें और बाखमुत अपने आप ही गिर जाएगा। साथ में इस युद्ध को और आगे अगर बढ़ाना और अगर यूक्रेन को सरेंडर कराना है तो आपका उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कीव है उस पर हमले करने पड़ेंगे। लवीव को एड्रेस करना पड़ेगा जिससे कि वेस्टर्न की तरफ से जो सपोर्ट आ रहा है वो रूट ब्लॉक हो सके और अल्टीमेटली एक सिचुएशन क्रिएट की जा सके जिसमें कि यूक्रेन सरेंडर कर सके। ये तो हुई रशिया की बात। अगर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्धबंदी यूक्रेनी सैनिकों ने यूक्रेन की सरकार पर आरोप लगाए हैं। अफसरों को छुड़ा रही है यूक्रेनी सरकार, हमारी नहीं की जा रही है मदद, ये सैनिकों का कहना है। डोनबास में यूक्रेन के युद्धबंदियों के बीच पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष ने युद्ध में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों से बात भी की है और TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर यूक्रेन के सैनिकों ने गुहार लगाई है, वो देखिए। तो देखिए, पिछले 1 साल में सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत है जो मनीष झा ने की है। यूक्रेन के डोनबास के गोरलोवका के पास रूस की स्पेशल जेल है। यहां पर बंद
25 साल के कैदी से बात की है टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने। Do you miss your family? Да, скучаю. Who are in your family? У меня маленькая дочь и девушка, с которой я не успел жениться. What are you okay? How you are living here? Условия хорошие, кормят 3 раза в день, нормально по-человечески обращаются с нами, все хорошо, получаем хорошую медицинскую помощь, кто нуждается, кому тяжело, получает психологическую помощь, нормальное, адекватное обращение, все хорошо, никто ни на что не жалуется, все хорошо. और इस बीच आपको बता दें, रूस की जेल में बंद यूक्रेन का मिखाइल सिर्फ 21 साल का है। जेल में बंद मिखाइल अपने सेना में आने के फैसले पर अब अफसोस व्यक्त कर रहा है। मिखाइल से बात की है टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने। How many persons you have killed and who they are? Do you know? Одного человека убил гражданский. आपको पता ही है कि यूक्रेन और रूस के बीच में हर मंथ सैनिकों की अदला बदली होती है, युद्धबंदियों की अदला बदली होती है, लेकिन मिखाइल की अदला बदली नहीं हो रही है या दूसरे और कई सैनिक हैं इनकी अदला बदली नहीं हो रही है, तो इसके बारे में पूछते हैं। सो मिखाइल, टेल मी व्हाई योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द एक्सचेंज? Я думаю, что я просто не нужен на обмен, потому что офицеры уже поменяли, а рядовой состав можно новый набрать. Who is in your family? Так точно. Мама и девушка. You are so young. You could be anything, doctor, engineer, or anything. Why did you took gun in your hand? В армию пошел, потому что срочка была, и решил, так сказать, подписать контракт, чтобы откосить отсрочки и отслужить, заработать немного денег и дальше идти по своей профессии работать. और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि जेलेंस्की की सेना ने सिविलियन पर जुल्म ढाए हैं। यूक्रेनी सैनिक ने टीवी 9 भारतवर्ष पर यह बात कबूल की है, उसने रेप की बात भी कबूल की है। सैनिक बोला, बचाने आए शख्स को भी हमने गोली मार दी थी। युद्धबंदी यूक्रेनी सैनिक से टीवी 9 ने खास बातचीत की है। तो देखिए, जेल में बंद यूक्रेनी सैनिकों में टीवी 9 संवाददाता मनीष झा को एक ऐसा सैनिक भी मिला जिसने इलीच स्टील प्लांट में महिला सिविलियन के साथ रेप को अंजाम दिया था। जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था, मारियोपोल में भीषण संघर्ष हो रहा था, तो मैं खुद भी एलीच स्टील प्लांट में गया था। मैंने देखा था कि कैसे बेसमेंट में यूक्रेनियन सैनिक जो है अपना अड्डा बनाए हुए थे और किस तरह सिविलियन को उन्होंने हॉस्टेज बनाकर रखा था। और सरगेई भी उन लोगों में से थे, उन यूक्रेनियन सैनिकों में से जो एलिचा स्टील प्लांट पे वहाँ पर अपना बेस बनाकर लड़ाई कर रहे थे। सो सरगेई, व्हाट डिड यू डू इन एलिचा स्टील प्लांट विथ सम वुमन? 8.04.2022 года содержались непосредственно как пленные женщина и мужчина, которые были задержаны и содержались в подвальном помещении. Получается, 8.04 подошел, открыл крышку подвальной коробки, сказал женщине выйти, встать на колени, приспустил штаны и засунул половые органы орально. मुझे लगता है सरगेई से इससे ज़्यादा बात करना ठीक भी नहीं है, और आपने सुना ही कि सरगेई ने क्या बताया और सरगेई ने क्या किया है। कैमरामैन अमित बालियान के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, डोनबास। और चलिए देखिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष झा खुद जुड़े हुए हैं। मनीष, शायद से पहली बार ऐसा है, क्योंकि अभी तक पश्चिमी मीडिया ने वो दिखाया जो कि रूस के खिलाफ था, रूसी सैनिकों के खिलाफ था, लेकिन आपने जो काम किया उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि यूक्रेनी सैनिक क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि वॉर क्राइम का आरोप अब तक रशियन सैनिकों पर लग रहा था, उनकी मनोदिशा क्या है ये दुनिया जान रही है आपके जरिए, हमारे कैमरा पर्सन के जरिए। शुक्रिया करुणा। देखिए, मैं तो मानता हूं कि सैनिक चाहे किसी भी मुल्क का हो, उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। और युद्धबंदियों के लिए तो हमारे देश में हम सिकंदर और राजा पोरस की कहानी जानते हैं।
सो युद्धबंदियों से मिलने के बाद भी मेरे मन में उतना ही सम्मान था, सिवाय इस सरगई के, क्योंकि जब सरगई ने बताया कि उसने इलीच स्टील प्लांट में एक महिला के साथ बलात्कार किया और एक व्यक्ति जो कि सिविलियन था वो उस महिला को बचाने आया तो उस पर उसने गोली मार दी, तो मुझे लग रहा था कि मतलब मैं हथियार पसंद नहीं करता हूँ, बट मुझे लग रहा था कि अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इसको कुछ पनिशमेंट दूँ। और वाकई में ऐसे सैनिक जो हैं वो किसी भी देश की सेना के लिए शर्मिंदा की बात है, क्योंकि आपके हाथ में हथियार है, गोले बारूद है, आप दुश्मन की सेना से लड़िए, आपको सलाम है। लेकिन अगर आपके हाथ में हथियार है और उसकी आड़ में आप महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ इस तरह से अत्याचार करते हैं तो फिर उस देश के लिए, उस समाज के लिए ये सबसे शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि गोरलोवका के उस सीक्रेट जेल में जाकर मैंने खुद देखा, काफ़ी संख्या में सैनिक थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं नंबर ना बताऊं, तो मैं नंबर नहीं बता रहा हूं। लेकिन जब मैं उन लोगों से बात कर रहा था जिस लोकेशन पर, वहां उन्हें छुड़ाने के लिए बार बार यूक्रेन की तरफ से रॉकेट से भी हमले होते हैं। अब छुड़ाने के लिए या मारने के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस साहसिक रिपोर्टिंग के लिए। आपसे आगे भी हम संपर्क करते रहेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच बड़ी खबर का आप रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, बेंगलुरु में G20 की बैठक में रूस के मुद्दे पर गंभीर मतभेद नजर आए। चीन रूस के एतराज पर जारी नहीं हुआ ज्वाइंट स्टेटमेंट। ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस की निंदा पर चीन को एतराज है। रूस चीन ने कहा है आर्थिक मसलों पर चर्चा के बीच यूक्रेन का जिक्र गलत। तो चलिए अब समझते हैं कि बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर आखिर क्या हुआ। G20 की ये खास और अहम बैठक, और इस बैठक में भी चर्चा का केंद्र रूस और यूक्रेन का युद्ध। अब इसको लेकर दो धड़ों में देश बढ़ते हुए नजर आए, एक तरफ पश्चिम, दूसरी तरफ रूस और चीन, और इसको लेकर के क्या बातें सामने आई वो भी हम आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी तक नहीं पास हो सका। ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस की निंदा पर चीन और रूस को दरअसल में ऐतराज था और इसी वजह से वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका। रूस चीन के विरोध के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि रूस और चीन इसके खिलाफ थे। यूक्रेन वॉर पर रूस चीन को छोड़कर सबकी राय लगभग एक ही थी। समूह के ज्यादातर देशों ने युद्ध की कड़ी निंदा की है, इस ग्रुप के ज्यादातर देशों ने। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या पॉइंटर्स हैं। इस मांग को दोहराया गया है कि रूस यूक्रेन से बाहर निकले। बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की ये बैठक थी और इसमें चर्चा का केंद्र था रूस यूक्रेन युद्ध, और उसमें ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो जाए, लेकिन इस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ क्योंकि रूस और चीन नहीं चाहते थे कि इस पर कोई निंदा प्रस्ताव पारित हो। एसपी सिन्हा सर, ये सबको पता है कि रूस यूक्रेन की जंग में कैसे दुनिया में देशों के दो धड़े आपस में बटे हुए हैं। सवाल यह है कि रूस और चीन के रुख को देखते हुए आपको लग रहा है कि कोई स्टेटमेंट जारी हो पाएगा? चीन ने इससे पहले प्रस्ताव दिया था, शांति का प्रस्ताव, जिसकी ज़ेलेंस्की ने भी तारीफ की थी। देखिए, कॉमन मीटिंग ग्राउंड G20 में नहीं इमर्ज कर रहा है, और आपने जैसे कहा कि पूरा विश्व दो धड़ों में बट गया है, मेरे अनुसार तीन धड़ों में बटा है। एक रशियन ग्रुप, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, दूसरा अमेरिका, नाटो, और तीसरा जो न्यूट्रल देश हैं जो शांति चाहते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, जिसका नेतृत्व हिंदुस्तान कर रहा है। तो तीन ग्रुप में है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये युद्ध, मेरा अनुमान है, हो सकता है ये युद्ध 3-4 साल और चले, और उसका कारण बताना चाहता हूं। कारण ये है कि अमेरिका चाहता है कि रूस को ब्लीड करे, और ब्लीड धीरे धीरे करना चाहता है। वो यदि अमेरिका चाहता तो स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह दे देता, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम देता, आर्टिलरी गन सिस्टम देता, नहीं दे रहा है। वो चाहता है आग लगी रहे, आग बुझे नहीं, आग धीरे धीरे सिमरती रहे, क्योंकि MIC जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यही वजह है कि इस तरह एक कॉमन कंसेंसस पर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर सभी आते हुए नजर नहीं आ रहे, एकमत होते नजर नहीं आ रहे। चीन पर CIA चीफ विलियम बर्न्स का बड़ा दावा, चीन किसी भी वक्त रूस को घातक हथियार दे सकता है। हमें पता है कि चीन रूस को घातक हथियार देने वाला है। चीन से रूस को हथियार सप्लाई पर सिर्फ अब फाइनल मुहर बाकी है, ये तक दावा। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें। डोनेट्स्क से सामने आई है जंगी तबाही की तस्वीर। रशियन फोर्स की विध्वंसक स्ट्राइक से पूरा इलाका तबाह हो चुका है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर गोले बरसाए। एक और बड़ी खबर, पश्चिम को सबक सिखाने की बड़ी तैयारी में है पुतिन। अजरबैजान गैस पाइपलाइन पर अटैक कर सकता है रूस। गैस पाइपलाइन पर बड़े हमले हो सकते हैं रूस की तरफ से।
तो चलिए इस बड़ी खबर को लेकर ये जान लेते हैं कि पुतिन का प्लान क्या है। अजरबैजान ना गैस पाइपलाइन को लेकर जो कहा जा रहा है, ये बड़ी खबर फटाफट आप देख लीजिए। अजरबैजान से यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन पर अटैक कर सकता है रूस। सोर्स क्या है? पश्चिमी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के जरिए इस काम के लिए आर्मीनिया के सैनिकों को ट्रेनिंग भी पुतिन दिला रहे हैं। यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस को रोकने का इरादा पुतिन का साफ। रूस से एनर्जी सप्लाई बाधित होने से अजरबैजान पाइपलाइन यूरोप के लिए इस वक्त काफी अहम साबित हो रही है, लेकिन इसको टारगेट कर सकते हैं। हालांकि पुतिन की इस योजना पर चीन को कड़ा ऐतराज है। चीन आर्थिक गतिविधियों पर ऐसे हमले के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए ये सब जानते हैं सैंक्शंस के जरिए कैसे कट ऑफ किया गया रूस को। अब क्या वही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए एनर्जी सेक्टर में कट ऑफ कर देना है यूरोप को, वो पुतिन लग रहा है कि इसको एग्जीक्यूट करते नजर आ रहे हैं, या फिर ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा, क्योंकि वेस्ट ये बोल रहा है? जी, एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि मैं जो हमेशा कहता हूं कि चीन जो रसिया के साथ जो खड़ा है वो उसकी विश्वसनीयता हमेशा संदेह में रही है। सबसे पहली बात है, चीन नहीं चाहता कि आर्थिक रूप से यूरोप को चोट पहुंचे। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चीन का सीधा संबंध यूरोप से, यूरोपियन यूनियन कंट्री से है, पहली बात। दूसरा, चीन नहीं चाहता कि मिलिट्री रूप से रसिया इंगेज रहे, और इसीलिए कि आप देखते रहे कि आर्म सप्लाई की भी बात हो रही है। अभी आपने बताया कि गैस वाली इशू पर चीन का मत एक नहीं है, तो आप चीन की जो रवैया है, रसिया को समझना पड़ेगा कि उसका जो पार्टनर है ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। तो ये बहुत सबसे बड़ा सवाल है कि आर्थिक मोर्चे पर आप उस पर संदेह है, और राजनीतिक मुद्दे पर, मिलिट्री इशू पर आप उसको असिस्टेंस कर रहे हो। तो ये एक डिलेमा है रशिया के साथ, पुतिन के साथ, कि आखिर चीन के साथ करे क्या, जो एक तरह से अनईजी हनीमून के रूप में हम कह सकते हैं। फ्रंट जहां पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, वहां से इस बीच एक बड़ी खबर आ गई। तनाव के बीच चीन की ताइवान में नई घुसपैठ। ताइवान के पास 10 चाइनीज एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। ताइवान के पास चाइनीज नेवी के 3 जहाज भी तैनात हैं। सुबह 6 बजे चीनी सेना की मूवमेंट ट्रैक की गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। तो आप देखिए चीन के घुसपैठ, ताइवान किस तरह से अलर्ट मोड पर है, इसको लेकर बड़ी खबर क्या आ रही है, बड़ी जानकारी बिग वॉल के जरिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन। हमले की आशंका के बीच ताइवान की जबरदस्त तैयारी इस वक्त देखी जा रही है। वॉर एक्सरसाइज सेना करती नजर आ रही है। चीनी सेना की हर हरकत पर ताइवान फोर्सेस की नजर है। जासूसी के लिए चीन ड्रोन और फाइटर जेट लगातार भेज रहा है। एयर स्पेस का वायलेशन किया जा रहा है। रडार और ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत, लगातार अब इसको काउंटर करने के लिए ताइवान कर रहा है। बड़े स्तर पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम की भी ताइवान की तरफ से तैनाती होगी। और साथ ही खबर यह भी है कि ताइवानी जवानों की ट्रेनिंग अमेरिका और भी तेज करेगा। यह हमें पता है कि अमेरिका किस तरह से चट्टान की तरह खड़ा हुआ है ताइवान के साथ, और चीन को वार्न भी कर रहा है। ताइवान में जल्द अमेरिकी सेना की मौजूदगी को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इस बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रत्युष। जहां इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ चीन की नजदीकियों से जुड़ी अपडेट है। ये ताइवान की वजह से रूस का साथ दे रहा है चीन। आक्रामक रुख के पीछे अमेरिका को चुनौती देने का मकसद है। रूस की तरह सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में चीन। ताइवान पर अमेरिका का दखल खत्म करना चाहता है चीन। इस वक्त ये बड़ी अपडेट। तो देखिए बहुत दिलचस्प है इसको समझना कि चीन का यूक्रेन प्लान, लेकिन टारगेट कौन है? ताइवान। फटाफट देख लीजिए पॉइंटर्स। रूस का साथ देकर सीधे अमेरिका से टकराने की जो रणनीति है वो साफ समझ में आ रही है चीन की। पश्चिमी धमकियों को नजरअंदाज करके ताइवान को यह मैसेज दिया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के अंजाम से ताइवान का जो प्लान है वो फाइनल होगा, इस पर नजर लगातार चीन की है। आगे क्या है? यूक्रेन से आधुनिक सैन्य ऑपरेशन का गणित भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अभी तक 3 सबक क्या लिए गए हैं चीन ने? अमेरिका सीधे जंग नहीं लड़ेगा, यह सबक, और साथ ही हर मंच पर रूस के साथ आर्थिक मोर्चे पर मदद की है। अमेरिका को 4 चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। घातक हथियार देने का प्लान, युद्ध शब्द पर कड़ा ऐतराज। तो कुल मिलाकर इस तरह से जो स्ट्रेटेजी है वो ताइवान को लेकर चीन तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिमा के पास कुछ और जानकारी, प्रतिमा बताइए। तो चीन की चालाकी से जुड़ा अपडेट तो करुणा आपने दे दिया है, लेकिन ताइवान की क्या है तैयारी समझने के लिए बिना वक्त गवाए सुरभि का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ताइवान में वो मौजूद है। सुरभि, कितना तैयार है ताइवान, आप बेहतर बता सकती है। बिल्कुल प्रतिमा, जिस तरीके से खबरों का एनालिसिस आप स्टूडियो में कर रहे हैं उसी लिहाज से पूरा एनालिसिस यहाँ ताइवान में भी किया जा रहा है।
और ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार ऑफिशियल्स मॉनिटर कर रहे हैं कि आज के इस हालात में किस तरीके से अब अमेरिका को फैसले लेते हुए एक क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशनिंग कर देनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने खबर बताई कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट वायलेशन के तहत यहाँ पर चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है, और ऐसा महीने में अप्रोक्सीमेटली 300 बार अब हो चुका है। इसीलिए बार बार इस बात का एनालिसिस किया जा रहा है कि अमेरिका ने जो वादा किया है उसे जल्द से जल्द निभाना चाहिए। और जमीनी तौर पर ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ताइवान में अब अमेरिका न सिर्फ अपने ट्रूप्स को भेजते हुए बल्कि अपने एयरक्राफ्ट और साथ ही नेवी और वॉरशिप्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर जो वादा किया है उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला ले। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि एनालिसिस इस लिहाज से भी किया गया है कि ताइवान और यूक्रेन का क्या कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया है, यहाँ ताइवान में चर्चा इस लिहाज से की जाती है कि ताइवान को चाइना उस लिहाज से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। क्यों? भले ही चाइना के पास पावर है कि वो वॉर कब शुरू करना चाहता है ये फैसला वो लेगा, लेकिन चाइना के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 2 हफ्ते में ताइवान पर कब्जा कर सके। हालांकि इन अटकलों को एनालिसिस इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिकल लेवल पर देखा जाए तो इनकी टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पर चाइना का भी एक डेलीगेशन था। तो इकोनॉमिक ट्रेड के लिहाज से ताइवान चाइना के साथ जो टाइप्स है और जिस लिहाज से अमेरिका का बढ़ता इंटरेस्ट ताइवान में है, ये चीन को खटक जरूर रहा है। लेकिन युद्ध के इस हालात में 24 फरवरी रशिया और यूएस की डोमिनेंस को देखते हुए चीन भी पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए इस वॉर मैसेजिंग में वो हर हाल में रशिया के साथ मिलकर अमेरिका का घेराव करने पर तुला हुआ है और ये सवाल उठा रहा है कि ये बताएं जमीनी स्तर पर अमेरिका किस लिहाज तक ताइवान को मदद पहुंचा पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया सुरभि इस पूरे अपडेट के लिए। चीन से भारत के बीच, भारत चीन और ताइवान में जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत का क्या रोल है इसे भी समझना जरूरी है। ताइवान भारत के रिश्तों से भी चीन दरअसल में परेशान है। 2020 के बाद गहरे हुए हैं भारत और ताइवान के संबंध। अब सवाल है कि ताइवान में क्या होगा, ये चीन बार बार इसको लेकर कह रहा है और वार्न बार बार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। भारत इस पर क्या करेगा? सरदेंदु सर, इस मामले में भारत की क्या भूमिका होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन को लेकर के भारत युद्ध शब्द से बच रहा है, वहां पर वो संघर्ष शब्द का इस्तेमाल करना चाह रहा है। ताइवान के मसले पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, मेरा मानना, ये मेरा निजी व्यू है कि इंडिया को जो वन चाइना पॉलिसी उसको रिव्यू करना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना के ही एडमिनिस्ट्रेशन में ताइवान को एक स्पेशल स्टेटस मिले, इसको रिव्यू करें। और ताइवान की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को अगर हिंदुस्तान मानता और वर्ल्ड फोरम में इसको ले जाता और इंक्लूडिंग यूएन में और बाकी वेस्टर्न कंट्री एंड यूएसए में, तो एक उससे एक अलग तरीके की ताइवान को आइडेंटिटी मिलेगी। ताइवान इस समय देखिए वर्ल्ड फोरम में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसमें कॉमर्शियल है, सेमी कंडक्टर की यूनिट है जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, और साथ में उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन का वो बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत सारा ट्रेड। अच्छा सिन्हा सर, बिल्कुल सर, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। सिन्हा सर, ये बताइए क्या लगता है नैंसी पेलोसी के विजिट, हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उसके पहले का जो ताइवान था और उस विजिट के बाद अब जो ताइवान है और ज्यादा डेयरिंग हो गया है क्योंकि देख लिया है, टेस्ट कर लिया चीन कहां तक जा सकता है? और इज इट बीइंग प्लेड लाइक यूक्रेन? 2 चीजें, चाइना जिस तरह से एयर स्पेस को वायलेट करता है इसको मैं देखता हूं ये ट्रायल रन है, ड्राई रन है, और उस ट्रायल रन को कब कन्वर्ट कर देगा ताइवान पर अटैक करने पे, ये मैटर ऑफ मिनट्स की बात होती है।